हेलो एवरीवन, मैं भी ओंकार शक्ति उसकी इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी से। दोस्तों, मैं सीटेट और यूपी टेट और किसी भी राज्य की जो है अध्यापक पात्रता परीक्षा के सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता चुका था। पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण शास्त्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसका जो अपने पास पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर है पर्यावरण अध्ययन का। पर्यावरण के बारे में बात करते हैं अपन कि पर्यावरण चीज़ें क्या होती हैं। देखो दोस्तों, जो है हमारे पास एक दो शब्द आते हैं पर्यावरण के साथ। एक हमारे पास वातावरण का भी शब्द आता है। तो जो वातावरण का शब्द है, लोग एक ही आसानी से लगभग सामान्य लोग जो है एक ही समझ लेते हैं पर्यावरण और वातावरण को। पर वातावरण और पर्यावरण में थोड़ा सा अंतर होता है, तो वो अंतर को भी अपन समझेंगे और पर्यावरण के बारे में भी समझेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो है हस्तलिखित नोट्स है जो आपको आसानी से समझने में मदद करेगा। जैसे पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का जो अर्थ होता है वो चारों तरफ होता है और आवरण का अर्थ होता है घिरा, यानी घिरा हुआ। यानी अर्थात इसका मतलब यह है कि पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घेरना। तो किसी भी चीज़ को चारों तरफ से घेर लिया जाए तो वह पर्यावरण होता है, ये सामान्य दशा है। परंतु दोस्तों जो है देखो, पर्यावरण और वातावरण में अपन यहाँ पर अंतर समझते हैं। पर्यावरण से तात्पर्य केवल भौतिक पर्यावरण से होता है। जब अपन बालक की बात करते हैं कि बालक अपने पर्यावरण से घिरा हुआ है कि वातावरण से घिरा हुआ है, बालक क्या होता है ये मैं आपको जो है मनोविज्ञान वाले बाल मनोविज्ञान के चैप्टर में बता चुका हूँ। बाल विकास की जब अवधारणा पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो वहाँ पर बता रखा था कि बालक क्या चीज़ है। तो आज अपन इसमें बात करते हैं पर्यावरण की। तो पर्यावरण से तात्पर्य केवल भौतिक पर्यावरण से होता है, यानी जैसे आपके पास पेड़ पौधे, नदियाँ, झील, तालाब, झरने, मिट्टी, मैदान, ये सारी चीज़ें होती हैं। परंतु जब अपन वातावरण की बात करते हैं तो वातावरण से तात्पर्य हो जाता है भौतिक तत्वों के साथ साथ सामाजिक तत्वों से, सांस्कृतिक तत्वों से, धार्मिक तत्वों से, आर्थिक तत्वों से। यानी जो कुछ भी बालक के चारों तरफ होता है, सबसे जब बालक घिरा होता है तो उस प्रक्रिया को अपन वातावरण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण और वातावरण में सूक्ष्म अंतर है, ये आसानी से आपको समझ लेना है। और आप देखो, कोई भी चीज़ आप तब तक जो है उसमें मिस होते हो या उसमें परीक्षा में फेल होते या किसी को नहीं बता पाते हो जब तक आपको उसकी जानकारी नहीं होती है। जैसे मैदानी क्षेत्रों में रहने वाला बालक कुत्ता कैसे बोलता है तो उसको पता होता है, पर लामा कैसे बोलता है ये उसको नहीं पता, ऊंट कैसे बोलता है ये उसको नहीं पता। परंतु जो भारत की डाइवर्सिटी है, जब इस पर्यावरण की बात करते हैं, बालक वातावरण से घिरा होता है, तो हम जब विविधता की बात करते हैं तो सब चीज़ों का जब अपन अध्ययन करते हैं तो सारी चीज़ें अपने को पता हो जाती हैं। और जैसे ही पता हो जाती हैं वैसे ही हम उसका आंसर कर जाते हैं, तो अपने को प्रेशराइज हो जाते हैं। अपन इसको समझना होता है बहुत ही आसानी से। जब भी हम कोई एक कोई चीज़ सुन लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में ऑब्जर्व हो जाती है और जब ज़रूरत होती है तो वो आसानी से निकल जाती है। तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझनी है। पर्यावरण और वातावरण में सूक्ष्म अंतर है। पर्यावरण जो है से तात्पर्य केवल भौतिक वातावरण से होता है, परंतु वातावरण से तात्पर्य केवल भौतिक के तत्वों के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक इत्यादि सबसे होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अर्थात मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है एवं उसकी जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण की यह एकदम आसान सी परिभाषा है, आपको समझना भी है। इस परिभाषा को, किसी भी चीज़ को समझो। जैसे मनुष्य यानी अपन बालक अपनी बात करते हैं, चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है, यानी ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से हमको घेरा हुआ है। फिर उसके बाद उसके जीवन की, यानी हमारे जीवन की, और जो भी अपन क्रिया करते हैं, यानी खाना, उठना, बैठना, आना जाना, पढ़ना, सोना, ये जो क्रियाएं हैं, समझ में आ रहा, किसी से मिलना जुलना, सारी ये सब क्रियाएं हैं को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप मतलब सामने फेस टू फेस, अप्रत्यक्ष रूप में मतलब फिर बाद में, यानी जो है दिखाई न देता हो, रूप से प्रभावित करता है, यह पर्यावरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फिर जब अपन बात करते हैं पर्यावरण शब्द के अर्थ की, तो पर्यावरण शब्द जो है अंग्रेजी शब्द के एनवायरमेंट शब्द से बना है। और इन्वायरमेंट शब्द जो होता है, जो ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट शब्द जो है, इसकी जो उत्पत्ति होती है ये एक फ्रेंच शब्द होता है, एनवायरोनेर। एनवायरोनेर शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। और एनवायरोनेर शब्द का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पड़ोस। जो आपका एनवायरोनेर शब्द है इसका अर्थ होता है पड़ोस। और पड़ोस
की जब बात करते हैं तो इसलिए जब अपन पर्यावरण के अर्थ की बात करते हैं तो पर्यावरण का जब अपन अर्थ लगाते हैं तो कहते हैं कि इसलिए पर्यावरण के लिए हम आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग करते हैं। यानी पर्यावरण छोटे बच्चों के लिए जब अपन बात करोगे, अभी आपको मैं बताऊंगा कि जो क्लास से जो ईवीएस की क्लास होती है कक्षा 1 से 3 से, वहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के लिए जो है आस पड़ोस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये सीधे सीधे प्रश्न भी बन जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसलिए हम पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद अर्थात यानी हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति, ये सारी चीज़ें पर्यावरण कहलाती हैं। जब अपन अब इसकी बात करते हैं कि पर्यावरण के लिए हम आस पड़ोस शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान या वस्तुएं या प्रकृति, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं हमारे, जैसे लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति, ये सब के सब हमारे पर्यावरण कहलाते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आस पड़ोस शब्द पूछ देता है, यानी पर्यावरण के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम आस पड़ोस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, इस चीज़ को समझना भी है और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद से अपन बात करते हैं पर्यावरण के घटक की। तो देखो हमको पर्यावरण के घटक जो है, 2 घटक हमको देखने को मिलते हैं पर्यावरण का। एक प्राकृतिक घटक देखने को मिलता है और एक सांस्कृतिक घटक देखने को मिलता है, यानी मानव निर्मित घटक देखने को मिलता है। प्राकृतिक जो घटक होते हैं वो 2 रूप में मिलते हैं, एक जीवीय रूप में मिलता है और एक अजीवीय रूप में मिलता है, यानी एक जीव और एक अजीव, ठीक है। यानी जीव को जैविक तत्व के जैविक के रूप में भी जानते हैं और अजीव को अपन अजैविक के रूप में जानते हैं, यानी भौतिक रूप में भी जानते हैं। तो ये समझना है। तो जीवीय कौन होते हैं, यानी जैविक तत्व कौन से होते हैं, यानी सजीव प्राणियों का संसार जो है वो क्या कहलाता है, जैविक कहलाता है, जिसमें जैसे जंतु आ जाते हैं, पादप आ जाते हैं, यानी अपन सब भी आ जाते हैं। फिर जो है अजीव तत्वों की जब बात करते हैं, यानी भौतिक तत्वों की बात करते हैं, तो उसमें जो है कौन आते हैं, भौतिक तत्वों में कौन आते हैं ये अपने को समझना है। तो भौतिक तत्वों में अपने पास जो है जैसे स्थल आ जाता है, जैसे स्थल आएगा, जैसे भौतिक तत्वों में निर्जीव पदार्थों का संसार कहलाता है, जैसे स्थल आएगा, जल आएगा, वायु आएगा, प्रकाश आएगा, मृदा आएगा और तापमान आएगा, यानी ताप आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं किसमें, अजीवी तत्वों में। फिर सांस्कृतिक और मानवीय तत्वों की जब बात अपन करते हैं, सांस्कृतिक और मानवीय तत्वों की बात करते हैं, तो इसमें जो है वो तत्व आते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, जैसे इमारत यानी बिल्डिंग खड़ी कर दी, उद्योग धंधे, ठीक है। फिर सड़क, पुल, पार्क, कल्चर यानी संस्कृति आपकी, ये सारी चीज़ें जो हैं सांस्कृतिक तत्वों में आती हैं, यानी मानव निर्मित तत्वों में आती हैं। फिर उसके बाद से अपन बात करते हैं दोस्तों, अब इसके बाद पर्यावरण को समझ लिया तो पर्यावरण संरक्षण की बात आती है कि पर्यावरण को के साथ हम उसको कैसे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसका बचाव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ों को समझना है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न आ जाते हैं और बहुत ही आसान चीज़ है, बस एक बार इसको आप समझ लोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और समझ में भी आ जाएगा। जैसे मनुष्य का पर्यावरण के साथ अटूट संबंध है, यानी बालक जो होता है मनुष्य के रूप में है। देखो मनुष्य कौन है, मैं आपको बताता हूँ मनुष्य कौन है। मनुष्य वही है जिसमें मनन और चिंतन करने की क्षमता है, वही मनुष्य है। तो अपन देखो मनुष्य की परिभाषा को इस चीज़ से समझते हैं, जिसमें मनन और चिंतन करने की क्षमता है वही मनुष्य है। तो मनुष्य और पर्यावरण का जो साथ है वह अटूट है, यानी कभी टूटने वाला संबंध नहीं है, इस चीज़ को समझना है। फिर दूसरा पॉइंट आता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचने से मनुष्य पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंच रहा है तो मनुष्य को भी का नुकसान पहुंचेगा, यानी सीधा प्रभाव, यानी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता, पॉजिटिव रिलेशन है। यानी अगर एक को नुकसान होगा तो दूसरे को नुकसान होगा और एक को फायदा होगा तो दूसरे को फायदा होगा, ये समझते हैं पॉजिटिव रिलेशन से, यानी सीधा प्रभाव इसको बोलते हैं। फिर तीसरी बात आती है, पर्यावरण की देख रेख का जिम्मा मनुष्य पर है, परंतु पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान भी मनुष्य ही पहुंचाता है। देखो ये सारी चीज़ें जैसे हमारे ऊपर ही है कि हम प्रकृति को कैसे बचा रखें, नदियों को सूखने नहीं दें, यानी बालू का खनन देखो कितने व्यापक पैमाने पर होता है, चोरी छुपे भी होता है, जिससे जो है नदियों की तली सूख जाती है। बालू जो है संचित रखता है जल को और नदियाँ सूख जाती हैं, नहरें सूख जाती हैं,
तालाब सूख जाते हैं, फिर देखो पेड़ पौधे हम व्यापक पैमाने पर पेड़ काट रहे हैं, चाहे वो घर बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, तमाम चीज़ें। तो जो हम इनका देख रेख है ये मनुष्य पर ही होता है, परंतु सबसे ज़्यादा इसको नुकसान मनुष्य ही पहुंचाता है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस चीज़ को पहुंचाता भी है। ठीक है, अपन दोस्तों जो है एक और समस्या आती है कि जब हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, तो हम जो है कहाँ पर जाएंगे? घर बनाने के लिए हमको जो है जंगल हटाना ही पड़ेगा। तो देखो जंगल एक तो हटा तो रहे हैं, पर हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, और भी सब्स्टिट्यूट्स हैं कि हम उनको फिर दोबारा जंगल को खड़ा भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, जिसके लिए आपको हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी है जिसके साथ गुजरना पड़ता है। हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी जो है क्या है, एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगा अब किसी दिन समय मिलेगा। तो जैसे एक शब्द में बता दे रहा हूँ, हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी वो है कि जो बिना मिट्टी के ही पेड़ उगाने की बात करती है, और एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी जो है वह बिना मिट्टी के यानी हवा में ही यानी जो है वो पेड़ उगाने की बात करती है। तो हमारे पास जगह जगह कम हो रही, ज़मीन नहीं रह रही है, तो अपन हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं। जैसे यूरोप वगैरह की कंट्रियों में ये जो टेक्नोलॉजी है हाइड्रोपोनिक्स की और एरोपोनिक्स की बहुत तेज़ गति से काम कर रही है। फिर अपन अगली बात देखो इसमें क्या है, मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होने से पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा पहुंचने लगा है। यानी जैसे जैसे हमारी आवश्यकताओं में वृद्धि हो रही है, यानी हमको घर चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको बहुत सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं चाहिए, तो इन सब से जब हम इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो हमारे साथ हम पर्यावरण को उसके साथ साथ नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे उद्योग धंधे लगते हैं तो उनका जो है पानी जो है, जो गंदा पानी है, जो वो क्या नदियों में ही जाता है, और नदियाँ उससे प्रदूषित होती हैं, उससे जीव जंतु प्रदूषित होते हैं, नदियों में रहने वाले बहुत सारे। देखो जैसे गंगे डॉल्फिन की बात करता है तो गंगा प्रदूषित होती है, तो फिर डॉल्फिन बहुत हमको कम देखने को मिली। आज फिर सरकार ने योजना चलाई पर्यावरण को बचाने के लिए, तो फिर अपन ने गंगा को साफ करने का काम किया, तो गंगा साफ हुई, तो फिर डॉल्फिन की पुनर्जीवित हो रही है, उनके जो है जो उनमें क्या बोलते हैं, उनकी प्रजातियों में फिर से और उनके जो जीवों में फिर और वृद्धि देखने को हमको मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो समझने योग्य हैं। फिर जो बात करते हैं कि अपन जो आगे की पर्यावरण संरक्षण की, तो इसमें देखो आज का सबसे बड़ा विषय है पर्यावरण की रक्षा करना, यानी अपन पर्यावरण की रक्षा कैसे करें। तो उसके लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जारी है। देखो आपको हर जगह जगह सम्मेलन होता रहता है, तो इससे जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रयास जारी होते हैं। और फिर पर्यावरण संबंधी कुछ प्रमुख आंदोलन भी हुए हैं हमारे देश में, जिनसे जो है अक्सर हमेशा प्रश्न आ जाते हैं, तो उनकी अपन बात करते हैं आज। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये जरूर प्रश्न आता है, पर्यावरण संबंधी आंदोलन। तो पहले आंदोलन की बात करते हैं, पर्यावरण संबंधी आंदोलन की। तो पहला आंदोलन है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जैसे इसके नाम से ही है कि किसी चीज़ से चिपक जाना, ठीक है। तो चिपको आंदोलन, इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, 1973 में। और इसकी शुरुआत जो है, इसके जब शुरुआत हुई थी तो इसके लिए लोगों ने एक नारा दिया था, और वो नारा क्या था, जो मैं आपको ये नारा दिया था, इस नारे की बात करता हूँ। ये कहते हैं, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, बयार मतलब हवा। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। यानी अगर मिट्टी पानी और हवा नहीं है तो हमको जिंदा रहने का आधार नहीं मिलता है। तो ये जो चिपको आंदोलन के लोग थे, इन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत नारा दिया कि क्या है जीवन के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो ये नारा दिया इन लोगों ने। इसको नारा कभी कभी पूछ देता है देकर कि ये किस आंदोलन का नारा था, तो आपको दिमाग में रखना है कि चिपको आंदोलन का नारा था, जो 1973 में आया। और इस आंदोलन के जो नेता थे, यानी जो लीडर थे, उनका नाम सुंदरलाल बहुगुणा था। ये हमेशा प्रश्न बना हुआ है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता या इसके नेता कौन थे। तो हमको याद रख लेना है कि इसके नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। फिर अपन जो है इसमें आगे की बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो इस आंदोलन की जो शुरुआत की बात करते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो इस आंदोलन की जो शुरुआत है, उत्तराखंड जो हमारा जो है एक राज्य है जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, तो उत्तराखंड राज्य में एक चमोली जिला है। इस चमोली जिले में एक वहीं पर एक स्थान है गोपेश्वर शहर,
उसी गोपेश्वर शहर में रैनी नामक एक गांव है, वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन में दोस्तों 27 महिलाओं ने भाग लिया था, और उन 27 महिलाओं की जो प्रमुख थीं वो उनका नाम गौरा देवी था। ये प्रश्न आ जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो इस आंदोलन में 27 महिलाओं की भागीदारी थी, जिसमें गौरा देवी प्रमुख थी। ये महिलाएं क्या करती थीं, ये महिलाएं जो है पेड़ों से चिपक जाती थीं। जैसे अभी मैंने बताया था कि चिपको आंदोलन यानी चिपकने से है कि पेड़ों से चिपक जाती थीं, यानी जो भी वृक्ष काटने आता था तो ये पेड़ों से चिपक जाती थीं और कहती थी कि नहीं, पहले आप जो है हमें काटो, फिर बाद में पेड़ को काटना। इसलिए वह व्यक्ति जो है छोड़कर चला जाता था पेड़ों को। तो ये महिलाएं जो है पेड़ों से चिपक कर और पेड़ों की रक्षा करती थीं। ठीक है, इसी चीज़ से प्रभावित होकर राजस्थान की एक बात करते हैं, राजस्थान राज्य की। तो राजस्थान राज्य में एक जोधपुर शहर है। जोधपुर शहर में खेजड़ली नामक एक गांव है, वहीं पर एक गांव है खेजड़ली नामक, जहां पर खेजड़ी के वृक्ष होते हैं। खेजड़ी देखो दोस्तों, बहुत ही जो है आयुर्वेदिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्ष होता है। इसकी छाल, फल, फूल, बहुत सारी चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं। यह शुष्क दिनों में जो है बहुत ही हरा भरा हो जाता है। तो खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई एक थी महिला, अमृता देवी बिश्नोई, इन्होंने अपनी जान दे दी थी। और ये आंदोलन जो है बहुत ही जो है ज़्यादा चर्चित में हुआ। तो हमेशा पूछता है कि राजस्थान राज्य के जोधपुर शहर में एक खेजड़ली गांव था, जहां पर खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, याद रखना है। गौरा देवी कौन थी? तो गौरा देवी जो है चिपको आंदोलन में जो है 27 महिलाएं थी, जिसमें उनकी वो प्रमुख थी और उनकी पेड़ों से चिपक कर रक्षा करती थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर शहर में जो है एक रैनी नामक गांव था, वहाँ से हुई थी। इसके जो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। 1973 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ जो है राजस्थान के जोधपुर शहर में खेजड़ली एक गांव है, वहाँ पर खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। ये भी आपको करना है। दूसरा आंदोलन इसी से संबंध में आता है, उसका नाम है दोस्तों जो है अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन, यह अपिक्को आंदोलन जो है 1993 में प्रारंभ हुआ और इस आंदोलन के जो नेता थे वो पांडुरंग हेगड़े थे। अपिक्को आंदोलन के जो नेता थे ये पांडुरंग हागड़ू थे। और इस अपिक्को आंदोलन की शुरुआत जो है भारत के कर्नाटक राज्य से होती है। तो भारत का जो कर्नाटक राज्य है, देखो यहाँ पर, यह चिपको आंदोलन का ही रूप था, यानी वो वैसा ही करना जो है जैसे चिपको आंदोलन था वैसा ही अपिक्को आंदोलन भी था, जिसकी शुरुआत 1993 में हुई। यानी जो है 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है, तो ठीक इससे 20 साल बाद इसकी शुरुआत होती है। तो इसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी और इसके मुख्य नेता जो थे पांडुरंग हेगड़े थे। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। चिपको आंदोलन के जैसा ही अपिक्को आंदोलन था जो 1993 में प्रारंभ हुआ। फिर इसके बाद हमारे पास आता है अपिक्को आंदोलन के बाद नर्मदा आंदोलन। तो नर्मदा आंदोलन की शुरुआत जो है 1989 में होती है, यानी 1989 में होती है नर्मदा आंदोलन की शुरुआत। तो इस आंदोलन का जो प्रमुख नेता थे वो बाबा आमटे थे और मेधा पाटेकर थे। तो दो लोग इसके महत्वपूर्ण नेता थे, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। और इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है वह नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा होता है इसके विरोध में होती है। यानी बांध बना, जब किसी भी नदी को पर हम अपन बांध बनाते हैं डैम बनाने के लिए, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे जो जल को इकट्ठा करते हैं, जिससे जल का भार बढ़ता है, जिससे भूगर्भिक हलचलें होती हैं, भूकंप की संभावना, ज्वालामुखी की संभावना रहती है। फिर उसके बाद से जो वहाँ के जो समाजीय लोग होते हैं, यानी जनजातीय क्षेत्र के लोग होते हैं, और फिर वनस्पतियाँ होती हैं, उनको व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुँचता है, ठीक है, किसी भी बांध के निर्माण से। तो इस आंदोलन के विरोध में जो है नर्मदा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो इसको भी याद रखना है। फिर देखो, जैसे दोस्तों जब कुछ लोग जो है पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें संरक्षण के लिए वो आंदोलन करते हैं, तो पर्यावरण संबंधी संरक्षण के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है। तो हमारे यहाँ जो पुरस्कार दिया जाता था उसमें जो है महत्वपूर्ण पुरस्कार, जो पहला पुरस्कार था वह पुरस्कार था इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की जब अपन बात करते हैं, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत जो है 1987 में हुई थी। और यह पुरस्कार क्या करता है इसके लिए जानना है आपको। तो यह पुरस्कार किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को पर्यावरण, या संगठन जो है किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष को पर्यावरण के क्षेत्र में
अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। यानी ऐसा कुछ काम करे वह व्यक्ति पर्यावरण के क्षेत्र में, या कोई संगठन कोई संस्था एक बन जाए, वो संस्था ऐसा काम करे जो पर्यावरण के क्षेत्र में वैसा काम कोई न किया हो। समझ में आ रहा है? जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश सरकार ने जो है क्या किया था, पूरे नर्मदा नदी के किनारे जो है वृक्ष लगाने का प्रयास किया था। तो ये अतुलनीय योगदान रहा। जैसे ऊपर आपने देखा नर्मदा आंदोलन यानी बाबा आमटे यानी अतुलनीय योगदान रहा। अपिको आंदोलन अतुलनीय योगदान रहा। ठीक है, चिपको आंदोलन अतुलनीय योगदान रहा। ठीक उसी प्रकार जो है ये अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। फिर इसमें दूसरा आता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो राजीव गांधी इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार के बाद राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार आता है। इसकी शुरुआत जो है 1903 में होती है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है जानिए, यह उन औद्योगिक संस्थानों एवं इकाइयों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करते हैं। यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कुछ योजनाओं को लागू करते हैं तो उसके लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो दो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, इंदिरा गांधी पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार, जो हमेशा पूछे जाते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। फिर अपने को प्रश्न आते हैं पर्यावरण संबंधी दिवस, ये दिवस से संबंधित प्रश्न आते हैं और जो है महत्वपूर्ण, हम बहुत सारे दिवस को याद करते हैं, पर दोस्तों अपन देखो उतनी ही चीज़ें पढ़ें जितनी चीज़ें काम की हों। फिर ज्ञान पाना है तो अपन परीक्षा के बाद तो अपन आसानी से ज्ञान को ज़्यादा पा ही सकते हैं। तो पहले जो है अपन उतना ही पढ़ते हैं जितनी ज़रूरत होती है। तो पर्यावरण संबंधी दिवस की बात करते हैं तो पहला दिवस आता है अपने पास पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर आता है जैविक विविधता दिवस, यह 22 मई को मनाया जाता है। फिर विश्व पर्यावरण दिवस आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं, ये 5 जून को आता है। फिर विश्व प्रकृति दिवस, यह 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद से देखो महोत्सव मनाए जाते हैं और वह महोत्सव है वन महोत्सव। तो अपन इसकी बात करते हैं वन महोत्सव की। तो वन महोत्सव जो है जुलाई और फरवरी के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। यानी 1 से 7 जुलाई और 1 से 7 फरवरी की अगर यूँ कह लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए हमने को। तो वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। फिर आता है वन जीव महोत्सव, यानी वनों में जीव जो रहते हैं उनकी जो महोत्सव है वो कब मनाया जाता है, तो यह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में यानी 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। फिर आता है राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह। तो राष्ट्रीय पर्यावरण यानी उसके लिए जागरूकता के लिए अपन 19 अक्टूबर से 18 नवंबर के 1 महीने के समय को अपन चूज करते हैं, यानी माह मतलब महीने की बात करते हैं। तो 19 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच मनाया जाता है। फिर विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था का क्या नाम है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। तो इसका नाम है WWF। अब WWF का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो ये आपका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, आपको याद रखना है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे जो है अपन पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, फिर पर्यावरण की जागरूकता की बात करते हैं, कौन कौन से आंदोलन हुए उनसे संबंधित दिवस की बात करते हैं, फिर जो है पुरस्कार की बात करते हैं आपने देखा, और फिर इसमें हमने पर्यावरण को समझा, उस आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन हुए उसको समझे कि पर्यावरण का मनुष्य से किस प्रकार का रिलेशन है ये भी आपने देखा, पर्यावरण का क्या अर्थ होता है, फिर पर्यावरण के घटक होते हैं 2, आपने देखा इन सारी चीज़ों को। और इसका नोट्स भी दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसानी से प्रोवाइड करा दूंगा और आपको मिल जाएगा। तो ये उसके बाद इंस्टीट्यूट आप सबके लिए समर्पित है, आपको चैप्टर वाइज सारे ज्ञान देता रहेगा। अपने दोस्तों में भी इस चीज़ को आप शेयर करें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और बस आज के लिए इतना ही, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद।